चलिए, तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे कि कल हमने वीडियो नहीं दे पाया था या कहीं क्लास नहीं दे पाए थे, क्योंकि कल किसी खास काम से हम अपने संस्थान से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन आज पूरा हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास देने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री आज का क्लास का चैप्टर 7 के कुछ पॉइंट पढ़ाएंगे, अर्थात जो इस चैप्टर का शेष पॉइंट बच गया है उसमें से 2 पॉइंट को आज हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहला है व्यावसायिक शिक्षा। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी के बीच में व्यावसायिक शिक्षा लिख लीजिए और पेन को नीचे रखिए और सुन लीजिए व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब उस शिक्षा पद्धति से है जिस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत व्यापार से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है, या कहिए जिस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत वह सिखाया जाता है ताकि वह कोई व्यवसाय कर सके, व्यापार कर सके, आसानी से कोई धंधा कर सके। तो उसी शिक्षा पद्धति को व्यावसायिक शिक्षा पद्धति कहा जाता है। अब सवाल है कि ये जो 8 चैप्टर है जिसमें विदेशी शिक्षा से संबंधित बातें पढ़नी थी, उसमें इस व्यावसायिक शिक्षा का क्या मतलब, तो मैं बता दूं, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लैंड में ऑफिस था, वहां से एक चिट्ठी आई थी। मैं थोड़ा सा ईस्वी बता दूं आप लोगों को, 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड स्थित ऑफिस से भारत के में जो शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पदाधिकारी, उसके गवर्नर के पास चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि भारत में शिक्षा का क्या रूप रंग होना चाहिए और उससे व्यवसाय को क्या लाभ होगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ होगा, उसके संबंध में लिखा हुआ था। तो इस व्यवसाय शिक्षा का यहाँ पर इसमें देने का तात्पर्य वही हो गया कि इंग्लैंड का जो व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा देना चाहते थे उसके संबंध में जानकारी लेना है। तो मैं थोड़ा सा उसके संबंध में बता दूं कि उन्होंने लिखे थे स्पष्ट रूप से चिट्ठी में कि भारत में यूरोपीय शिक्षा दी जाए। यूरोपीय शिक्षा से भारतीय लोगों में ईमानदारी आएगी, भारतीय लोगों में अपने काम के प्रति निष्ठा जगेगी और फिर भारत के लोग जो इंग्लैंड के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वह निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, जिससे इंग्लैंड वासी को अधिक लाभ होगा। क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति में, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे कमियां थी, बहुत सारे कह सकते हैं कि आप अवगुणें थी जो भारतीय लोगों को ईमानदारी या कहिए निष्ठावान से थोड़ा दूर रखते थे। तो यही इसी पॉइंट पर जो उन्होंने चिट्ठी लिखा है, उसी चिट्ठी को देखते हुए, अध्ययन करते हुए इतिहासकारों ने भारत के छात्रों के लिए इस व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इस चीज को समावेश किया है। तो मैं इस पॉइंट में व्यावसायिक शिक्षा को बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस चिट्ठी के माध्यम से 1854 में भारत में व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए किस तरह की शिक्षा में बदलाव करना चाहते थे। तो शायद समझ गए व्यावसायिक शिक्षा का मतलब भी और अंग्रेज की। तो अंग्रेज चाहते थे यही चीज कि यहाँ की शिक्षा, चूंकि आप लोग भी देखिएगा, जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का होता है वह हर वक्त उसी कैटेगरी से सोचता है, हर चीज को उसी कैटेगरी से सोचता है, तभी वो सफल हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी 200 वर्ष से जा रहा, हर चीज में उसको वही नजर आता, चाहे शिक्षा और कुछ हो, उसको लगा था कि कैसे शिक्षा देंगे हम ताकि मेरा शासन यहाँ तक ज्यादा दूर तक नहीं।
उसको लगता था कि वहां की शिक्षा जब देंगे ना सबको, इसमें ईमानदारी आता है, सारा कुछ आ जाएगा, मेरे यहाँ काम करेगा, निष्ठा होगा, ईमानदारी प्रवर्तन होगा। इसलिए यहाँ की शिक्षा मतलब क्या था, उसके बाद फिर एक प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव में जाके शिक्षा किया है, बदलाव किया और कह दिया कि नहीं वहां की शिक्षा अनिवार्य। तो शायद समझ गए व्यवसायिक शिक्षा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिखिए व्यावसायिक शिक्षा का मतलब उस शिक्षा पद्धति से है जिसमें व्यवसाय से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है। वर्तमान समय में इस शिक्षा पद्धति पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आप चेंज करके लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की थी। इसकी पुष्टि 1854 ईस्वी में भारत के गवर्नर को, ठीक है, भारत के गवर्नर को शिक्षा के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लैंड से भेजे गए पत्र से होती है। उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारत में यूरोपीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, इससे भारत के कर्मचारी ईमानदार और निष्ठावान बन जाएंगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिलेगा। अब आप लोग व्यावसायिक शिक्षा को समझ गए और ये भी समझ गए कि इंग्लैंड के द्वारा भारत में व्यवसाय शिक्षा क्यों शुरू की गई। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है विलियम एडम की शिक्षा, विलियम एडम की रिपोर्ट। एक बार पेन रख के सुन लीजिए। विलियम एडम इंग्लैंड से 1830 ईस्वी में आया था भारत, और यहाँ उसको क्यों भेजा गया था, वहां से यहाँ उसको भेजा गया था भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसके संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया। और फिर विलियम एडम ने यहाँ आकर भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर एक रिपोर्ट तैयार किया। उसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, विलियम एडम की रिपोर्ट। क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में था क्या। मैं बता दूं आप लोग को, खास करके आप लोग को कुछ नसीब होंगे कि विलियम एडम ने बिहार का भी भ्रमण किया, इस इलाका बिहार, और आज उनके मुंह से सुनेंगे यही शिक्षा जो अभी पढ़ रहे हैं उस टाइम में कैसा था, अर्थात 1830 में किस तरह का था। और बंगाल का भी भ्रमण किया था, और भी जगह का भ्रमण किया, लेकिन ये दो जगह का जो भ्रमण किया इस पर विस्तार पूर्वक उन्होंने कुछ कहा है, वही हम सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने भ्रमण करके देखा कि भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो सबसे पहले सामूहिक शिक्षा व्यवस्था थी, या व्यक्तिगत, या तो 10 आदमी मिल के वहां पर पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था करते थे, या खुद कोई गुरुजी खुद कोई ज्ञानी पढ़ाते लिखाते थे। कोई सरकारी स्कूल इत्यादि नहीं थी, कुछ कहीं नहीं। पहली दूसरी बात थी कि यहाँ पर किताब कॉपी नहीं थी, किताब कॉपी पर नहीं पढ़ाया जाता था, बैठ के पढ़ाया जाता था, सुन के पढ़ता था विद्यार्थी। 1830 की बात कर रहा हूँ, सुन के। आज तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे भैया इतने दिन में, लेकिन उस दिन बैठ के पढ़ता था। और तीसरी बात थी कि हम लोग रूल नियम कितना रखे हैं, ये वहां पर कोई खास रूल नियम नहीं था। और
चौथी बात, सबसे बड़ा विशेषता कहिए कि जो भी कहिए, इस चीज को तो मैं करता हूं कि आज भी इस पर अमल किया जाना चाहिए। चौथा बात जो मैं करने जा रहा हूं, आज भी भारत में किसी भी राज्य में इसका अमल किया जाना चाहिए। चौथी बात थी कि स्कूल में जो जब पढ़ाए जाते थे, गुरुजी जो पढ़ाते थे, चाहे वो सामूहिक हो या प्राइवेट हो, तो वहां पर एक व्यवस्था थी कि जब काम का समय होता था तो उस समय स्कूल छुट्टी रहती थी, अर्थात वहां छुट्टी रहता था। जैसे धान का रोपनी शुरू हुआ तो उस समय छुट्टी, धान का कटनी शुरू हुआ तो उस समय छुट्टी, गेहूं का कटनी शुरू हुआ तो उस समय छुट्टी, ताकि ताकि खेत में काम करने वाले बच्चे भी पढ़ सके, उसको छूटे नहीं। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति को किसान से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री में काम करने वाले से कोई लेना देना नहीं है, गरीब से कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी रूल अपनी नियम। अभी कहां तक सही है क्या है नहीं है, इस पर विचार करने के बाद जरूरत है कि जब हमारे पूर्वजों ने इस तरह की शिक्षा देके सबों को शिक्षा देने का प्रयास किया था, तब तो कहा था कि कोई काम करते हैं, मान लीजिए 3 महीना काम करने के बाद तो बच्चा इधर उधर घूमता है, 3 महीना स्कूल बंद कर, आज छुट्टी होती है किसमें, गर्मी, हाँ गर्मी में, ताकि गर्मी नहीं लगे स्कूल जाने आने में बच्चा, सिर्फ बच्चा को जाने आने में। ये नहीं होता कि बच्चा उस समय खेत में काम करता है, कहीं काम करता है तो उसको छुट्टी दिया जाए ताकि खेतों में काम करे। ये सबसे बड़ी विशेषता। तो भारत में, खास करके बिहार में भी ये सिस्टम था। इतना ही नहीं, एक स्कूल में बहुत कम बच्चे रहते थे, जो भी सामूहिक हो या गुरुजी पढ़ाते थे उसमें बहुत कम बच्चे थे, 10 से 20 बच्चे की उपस्थिति रहती थी। साथ ही साथ गुरुजी का पढ़ाने का कोई टाइम टेबल भी नहीं था, नियम भी नहीं थे, कोई चैप्टर अध्ययन भी नहीं होता था उसमें। बस उसमें क्लास भी अलग अलग नहीं थी, सब एक में। जैसे कि इंग्लिश वाले सर लोग जो ग्रामर की क्लास देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सभी क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के उसमें शिक्षा ले सकते हैं, इसलिए वो देते हैं, है कि नहीं। ऐसा समांतर कर लेते हैं हम लोग यहाँ इस इलाका के सब लोग, तो उसी तरह के थे, एक ही जगह बैठते थे। और एक और विशेषता थी, वह ये थी कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा उसकी जरूरत के हिसाब से दी जाती थी। कि उसको अगर राजा बनना है तो उसके राज धर्म की कर्तव्य पढ़ाया जाता था, बिजनेस करते थे तो उसको बिजनेस जैसे पढ़ाया जाता था। ये सबसे बड़ी बात, इस सब जो आपकी जरूरत थी उसी हिसाब से आपको शिक्षा दी जाती थी, गुरु जी शिक्षा देते थे। और सब एक और विशेषता थी उसमें कि जितने भी पढ़ने वाले होते थे, चाहे प्राइवेट हो कि सामूहिक संस्था हो, उसमें सब एक समान होते थे, कोई ऊपर नीचा धनी गरीब स्टूडेंट में नहीं बनाया। ये हमारे ये विलियम एडम के रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया कि हमारी भारत की शिक्षा की सिस्टम थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये शिक्षा जो व्यवस्था है इससे मेरा कहीं कभी विरोध भी हो सकता था। इसमें उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद, ये विलियम एडम जो कहा, इस रिपोर्ट के बाद अंग्रेज ने इस पर गहन अध्ययन किया और फिर गहन अध्ययन करने के बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि 1854 के बाद इसमें सुधार करने लगा, अर्थात भारत की शिक्षा नीति में सुधार हुआ और अंग्रेज अपने तरफ से एक विशेष शिक्षा नीति बनाया और जिसके तहत क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। जिसके तहत ये हुआ कि जो भी शिक्षण संस्थान था, वही स्कूल जो बना हुआ था, उसमें रूल बनाया, एक नियम, कहा कि इस नियम के अनुसार से पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो सामूहिक हो या फिर कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो इसके अनुसार से पढ़ाएगा उसको सरकार कुछ पैसा भी देगी, अर्थात अनुदान भी देगी, और जो नहीं पढ़ाएगा इसके अनुसार से उसको सरकार अनुदान नहीं देगी। और उस रूल नियम को
फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए जो पंडित होते थे, पंडित तो ज्ञानी होते थे ना, पंडित को सरकारी कर्मचारी बनाया और सब एक पंडित को 4-5 शिक्षण संस्थान सौंप दिया। 4-5 शिक्षण संस्थान में कभी भी पहुंच जाते थे। जैसे इससे पहले हम लोग सुने होंगे, आप लोग तो नहीं सुनेंगे, हम लोग सुनते पहले डिप्टी कहते थे, अर्थात वो निरीक्षण पदाधिकारी जाते थे स्कूल में चेक करने के लिए कि क्या पठन पाठन जो नियम के अनुसार हो रही है ये, बट उसका बहुत डरते थे सर लोग भी, अभी दिखाते भी। मोटरसाइकिल का जब आवाज गूगल में सुन जाते थे ना, तो सुन जाते थे मास्टर साहब भी, देखते जिप्सी तो नहीं आ रहे हैं, वो पूरा टाइप करते। ठीक उसी तरह से वो पंडित जी होते थे, पंडित जी 4-5 स्कूल का चेक करते थे क्या वो नियम के अनुसार से काम हो रहा है यहाँ पर या नहीं हो रहा है। जहाँ नियम के अनुसार से जो हो रहा है तो उसको सरकार अनुदान देती थी, जो नियम के अनुसार से नहीं हो रहा उसको सरकार अनुदान। और इस तरह से धीरे धीरे जो उस नियम के अनुसार से नहीं पढ़ा रहे थे उसकी स्थिति कमजोर होता चला गया और एक दिन उसको बंद करना पड़ा। किसको? जो सरकार के नियम के अनुसार से ले चला रहे थे। और फिर कुछ दिन के बाद अंग्रेज के अनुसार शिक्षा व्यवस्था शुरू हो गई। तो यही था विलियम एडम का रिपोर्ट। तो शायद समय हो गया है, आज इसको हम दिखा नहीं पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं पर विराम देंगे।